नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए लगातार नामांकन की शुरुआत हो गई है और ये प्रक्रिया 19 फरवरी तक चलेगी। आपको बता दें कि हालांकि पानीपत नगर निगम में नामांकन 21 फरवरी से शुरू होंगे। आपको बता दें कि इसके लिए आवेदन का टाइम सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। पहले दिन सोनीपत मेयर में उपचुनाव को लेकर आजाद उम्मीदवार रमेश खत्री ने नामांकन भरा है, तो वहीं कैथल के कलायत में वार्ड नंबर 10 से संजय सिंगला ने नॉमिनेशन किया। इसके अलावा कहीं भी अभी तक नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवार लगातार फॉर्म भर रहे हैं और ऐसे में नॉमिनेशन के लिए अभी समय है। और ऐसे में करनाल डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि 12 फरवरी की छुट्टी रहने के चलते इसके लिए कल की भी कोई नामांकन नहीं लिया जाएगा, यानी कि आज अवकाश था, इस वजह से नामांकन नहीं लिया गया और ऐसे में कल से फिर से सुचारू रूप से नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मसला में चर्चा करेंगे और प्रदेश के भीतर जिस तरीके से अब स्थानीय चुनाव है और उसको लेकर सभी पार्टियां अपनी कमर पूरी तरीके से कस चुकी हैं, अपनी पूरी तैयारियों के साथ में किस तरीके से धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही हैं और कौन सी रूपरेखा से अपने विपक्ष को अपनी विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी उम्मीदवार को यहां पर टक्कर देते हुए नजर आएंगे, किन मुद्दों के साथ में धरातल पर जाते हुए नजर आएंगे, इन सभी समीकरण टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पैनल मौजूद है, उसका तारुफ मैं आपके साथ करवा देता हूं। राजवीर रोहिला प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और कमल हांडा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। विनय यादव प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा और जानने की कोशिश कि किस तरीके से कांग्रेस क्या कमबैक करने की कोशिश यहां पर किस तरीके से कमबैक कर रही है और किन मुद्दों के साथ में यहां पर टक्कर देगी अपनी पार्टी को, दूसरी जो सामने लड़ रही पार्टी यानी कि बीजेपी को। कमल जी। गौरव जी, आपको नमस्कार, दोनों पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। जूते घिस कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में फर्क होता है, क्योंकि जूते चाटने वाले, जूते घिसने वाले, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई जूते घिस कर, उनसे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। एक चीज और, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है, यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है। मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, मेरे वतन के लोग सभी भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। तो बात ऐसी है सर कि हमारी भी पूरी तैयारी है, ऐसी बात नहीं। जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं और निगमों में मैं बताना चाहूंगी कि पहले इन्होंने इतने लेट कर दिए चुनाव, कोई 2 साल लेट हो गया, कोई 2.25 साल हो गया, कोई 2.5 साल लेट हो गया। चलिए खैर, फाइनली इन्होंने अनाउंस कर दिया जैसे इनका मन होता है भाजपा का, क्योंकि इनकी चलती तो वो डिक्टेटरशिप है ना कि जो इनका मन होगा और यहाँ जब ये चाहेंगे तभी चुनाव होगा। इनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र में भी यही है और राज्य सरकार में भी यही है। तो मैं बात करूंगी मानेसर का, तो बल्कि एक चीज है, मानेसर में तो पहली बार होने जा रहा है चुनाव, ठीक है। हमारे सर मुद्दे होंगे बहुत, जनता के मुद्दे बहुत है। महंगाई है, बेरोजगारी है, पीने का पानी है, सड़कें हैं और आपका महंगाई की बात हम करते हैं तो महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है। अभी जो बड़े सनातनी बनते हैं, हमारे 104 लोग कैसे आए हमारे वहां से अमेरिका से, वो विश्व ने देखा, क्योंकि ये खबरें छिपाने की कोशिश कर रही थी भाजपा, लेकिन वो ट्रंप ने पूरे वर्ल्ड में फैला दी। वो वाली जो जंजीरों से बेड़ियां डालकर लाए गए, कोई आतंकी नहीं थे यहाँ पर, रोजगार नहीं था तो वो गए थे। और ये लोग ऐसे ढीठ और इतने, मैं क्या कहूँ, मीन है भाजपाई कि कहते हैं कि घुसपैठिए बन के गए थे। अरे शर्म करो, अपने देश के लोग हैं, अपने देश के बच्चे हैं। हरियाणा के भी 33 बच्चे थे उसमें, इसलिए मैंने इस बात की चर्चा की कि हरियाणा के भी 23 बच्चे हैं। हमारी वो तथाकथित विश्व की 3rd इकोनॉमी और तथाकथित नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर यशस्वी, जिनका डंका बज रहा है क्योंकि श्रीलंका वालों ने हमारे ऊपर चला दी है, हमारे मछुआरों पर गोली चला दी, डंका बज रहा है। फेक न्यूज में हमारा कंट्री नंबर 1 हो गया, डंका बज रहा है। और न्योते में नहीं बुलाया गया शपथ ग्रहण के, डंका बज रहा है हर जगह से। अब हमें छोटे छोटे देश भी आंखें दिखाने लगे हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान भी अब उनके भी बहुत सारे लोग वहां घुस गए हैं। चाइना वैसे ही हमारा दुश्मन है, 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन हथिया चुका है। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है निगमों में कि जिसकी कोई सीमा नहीं, चरम पर है।
500 का काम, जो काम 2014 से पहले 500 में होता था, वो 5000 और 10,000 में काम हो रहा है, नंबर वन। दूसरी बात, एक छोटे से आपके पलवल में बीडी के छोटे से कार्यालय में 50 करोड़ का गबन हो जाता है। जब प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, इसको आप भी इसी तरह जानते हैं। और 80 करोड़ का उड़न खटोला, जिसके लिए अनिल विज ने बड़ा तंज कसा अपने सीएम पर, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, ना ही उस पर ही कभी चर्चा हुई कि यमुना की सफाई की बात करते हैं, कहते यमुना नगर पर कोई नहीं आया, जहां पर एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ 3 घंटे और उसके सिर पर रॉड मारी गई, एक निर्भया कांड जैसा कांड हुआ, लेकिन किसी कहीं भी चर्चा नहीं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। कोई तो चर्चा करता, कोई तो इस बात को छेड़ता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। नोबडी हैज द बोन, मतलब किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं है कि यहाँ खड़े होकर रवीश कुमार की तरह, पुण्य प्रसून वाजपेयी की तरह, अशोक कुमार पांडे की तरह जो है, जो बात कर सके ईमानदारी की, जो डरे नहीं सकता से आंखों में आंखें डालकर बात करे, इसीलिए उनको चैनलों से हटवा दिया जाता है। और मैं बताना चाहूंगी कुछ चीजें, ये जो निगम की बात करें, ये नगर निगम नहीं है, ना नगर परिषद है, जो भी इनके हैं भाजपा के, नर्क निगम है और नर्क आपके परिषद है। ये इनका कोई काम नहीं है। रोज आप देख लीजिए क्राइम कितना बढ़ गया है, रोज 5-6 रेप्स होते हैं, रोज 5-6 मर्डर होते हैं, फिरौतियां मांगी जाती है। अभी फरीदाबाद की भी लेटेस्ट घटना आपने बता दी कि उन्होंने एक परिवार, गुंडों ने एक परिवार को पीट डाला। ये कहाँ का वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? किस मुंह से कहते हैं कि हमने काम किया है? काम नहीं किया आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। जो कांग्रेस ने बनाया था वही बेच बेच के प्रधानमंत्री जी हैं, अपने मित्र को खुश करें, क्योंकि वो पैसे देता है हॉर्स ट्रेडिंग के लिए, लूटपाट के लिए, कि एमएलए खरीदो और सांसद खरीदो, तोड़ो या डराओ धमकाओ, चंदा धंधा, छापा चंदा चोर पार्टी यही काम करती है। जो उन्होंने गुजरात में किया वही काम यहाँ पर भी कर रही है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, यमुनानगर की मैंने आपको बात बता दी, बम कभी नहीं फटा था सर, हरियाणा में कभी बम नहीं फटा था जो गुड़गांव के क्लब के सामने फोड़ा गया और धमकी दी गई कि इतनी फिरौती दो तो हम आपको जाने देंगे। और अगर ये 500 में सिलेंडर 52 लाख इन्होंने बीपीएल कार्ड तो बना दिए, लेकिन ये सरकार दावा करी कि 13 लाख लोगों को 500 में सिलेंडर दे रही है। बीपीएल के कार्ड तो हमने 52 लाख बनाए जनवरी पर भी 2022 से लेकर 2024 तक, फरवरी 2024 तक, क्योंकि इन्होंने लोकसभा में और विधानसभा में फायदा लेना था। अब ये उन कार्ड को काटेगी ये कहकर कि 20 लाख का जिसका बिजली का बिल आएगा वो बीपीएल श्रेणी में नहीं आता। 40,000 स्टूडेंट्स का बस पास आपने निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया आपने, कितने शर्म की बात है। स्कूलों का बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है, टॉयलेट्स नहीं है गर्ल्स के, 767 स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है गर्ल्स के, 1243 बॉयज के स्कूल में जो है आपके वो नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। तो हॉस्पिटल जाओ डॉक्टर नहीं, स्कूल जाओ टीचर नहीं, और 40,000 बच्चों का मैंने आपको बताया। इसके अलावा 10 लाख, नहीं सर मेरी बात खत्म हो जाए, 5 सेकंड और दीजिएगा। 10 लाख मरे हुए, कैग की रिपोर्ट है सेंट्रल ऑडिट जनरल की, कि 10 लाख मरे हुए लोगों का इलाज किया। अब क्या ये हरिद्वार से हड्डियां लेके आते हैं, बंदे को जोड़ते हैं और उनका इलाज करते हैं? जरा मेरे को भाजपा के प्रवक्ता इस बात का जवाब दें कि आप मरे हुए लोगों का इलाज करते हैं। वैसे भी मैंने पहले कहा था और ये बात पब्लिक डोमेन में भी थी कि 10 लाख जो आयुष्मान कार्ड बने, जिसका रिन्यूअल भी होता है हर साल 1500 रुपए से, और उसमें 7.5 लाख लोगों के नाम एक ही फोन नंबर, दैट इज 88888810 दूसरा नंबर ऑल द 9, थर्ड नंबर 9 एंड 9 zeros। तो ये इनका हाल है। 400 करोड़ ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का दे नहीं पाए, आयुष्मान का कार्ड कोई नहीं लेता, तो इनके सारे झूठे दावे हैं और ये कहते हैं जनता का आशीर्वाद मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है। बातें यहाँ पर गिनाई हैं, क्या जो है जवाब दे पाएंगे राजवीर जी? राजवीर जी आप बताएं कि जिस तरीके से जो है नगर निकाय के चुनाव है और स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में हावी होते हैं, चूंकि देखिए जिस तरीके से हमने लोकसभा का भी हरियाणा प्रदेश में चुनाव देखा, विधानसभा का भी चुनाव देखा, और जिस तरीके से जो है हालिया चुनाव भी जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आए हैं, क्या उन सबका इम्पैक्ट जो है आपको हरियाणा प्रदेश की जनता के जहन में देखने को मिलेगा, जिसको लेकर जो है क्या वो मतदान केंद्र तक जो है मतदाता पहुंचेगा? और किन मुद्दे को लेकर जिस तरीके से यहां कमल जी ने गिनाए हैं बिंदुवार तरीके से, उनको लेकर क्या आपका जवाब? गौरव जी नमस्ते, आंडा जी और मेरे दूसरे साथी को नमस्ते, और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली को जीतकर ये साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है ना, मोदी जी की जो आंधी जो चल रही है उसमें इन दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ हो चुका है। और जब आप कांग्रेस की बात करें तो मैं बहन जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, आप नेशनल मीडिया में जाएं, क्योंकि हम तो स्टेट की बात करते हैं।
जब आप चाइना की बात करती हैं तो 2020 में हमारे जो विदेश राज्य मंत्री जी थे उन्होंने कहा था कि 60 सालों में कांग्रेस के राज में 37,000 वर्ग किलोमीटर जो चाइना ने जो जमीन है वो हड़प ली थी, जबकि आज तक जो अरे रुको ना, अरे जो संसद में बोला गया वो आप गलत बात। गौरव जी चुप कराओ इनको, गौरव जी चुप करो। तो ये जो अपने ये जो करते हैं ये भंजे आलोचना करते हैं, आलोचना करना कोई बुरी बात नहीं होती है, समस्त आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वो इनको यकीन नहीं कि इनके पैरों के तले जमीन ही नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। तीसरी बार दिल्ली में ये लोग 0 पे आउट हो गए, ठीक है ना। तो 0 पे आउट होते होते और जो आम आदमी पार्टी जो ये अपने आप में भाई हम तो बड़े आम है, ये कट्टर ईमानदार है, कट्टर बेईमान लोग निकले। तो लेकिन मैं आनंद जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। हमारी जो पार्टी है उस पार्टी की पूरी तैयारी है चुनाव को लेकर। हमारी 2 दिन से बैठ के चल रही है दिल्ली में, तो कल या परसों में हमारी आज रात भी लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का तो कोई अता पता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो अरे रुको ना 1 मिनट, डबल इंजन की जो सरकार है वो ट्रिपल इंजन में बदलने जा रही है, क्योंकि हरियाणा में जो नगर निकाय चुनाव है उनमें मतलब हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी एक विशेष स्थान रखती है और जनता से विशेष प्रेम है। तो जनता से जो प्रेम है वो प्रेम बार बार जनता साबित कर रही है। बाजड़ा से लेकर राई तक इन लोगों का जो नैरेटिव इन्होंने झूठे करने की कोशिश की थी, जो इन्होंने मीडिया मैनिपुलेट किया था, जो पोलिस्टर को मैनिपुलेट किया था, वो सारा इनका जो घोषणा वो विधानसभा चुनाव में बाहर आ गया, क्योंकि इन लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया था भाई कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आई तो कांग्रेस लेकिन आंधी की तरफ उठ के चली गई, क्योंकि जनता को कांग्रेस पसंद नहीं है। ठीक है, अगर पसंद होती तो मतलब इनको सत्ता में बैठाते हैं। 11 साल हो चुके हैं सेंटर में भी और हरियाणा में भी, और अब ये तीसरा पीरियड चल रहा है मोदी जी का भी और हमारे नायब सैनी जी ने जो दूसरी बार कमान संभाली है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके इनका सुपड़ा साफ करेगी। और जो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जी, चाहे मनोहर लाल जी का कार्यकाल रहा हो, चाहे नायब सैनी जी का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में लगातार हमने जनता के हित में काम किए, चाहे वो आयुष्मान को लेकर है, चाहे वो फैमिली आईडी को लेकर, चाहे वो बीपीएल के लिए या जो अन्य सुविधाएं या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमने काम किया है। आप बिले 12 हमने नेशनल हाईवे हरियाणा को दिए है, ये छोटी बात नहीं है। 80 कॉलेज दिए, ये कहां से आगे? ये जब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जो आजकल वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है, तो उन्होंने जो बदलाव किया उसी बदलाव के बयार को नायब सैनी जी आगे लेके जा रहे हैं। अब आप एक बात मानिए, हमने जो बिना पर्ची बिना खर्ची का जो एक नैरेटिव घटा था कि हमने लोगों को बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी देनी है, तो उस बात के जो गूंज है वो संसद में भी सुनाई दी। और आज आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, अगर ये लोग इतने अच्छे होते, इन्होंने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा रचा था कि भाई कुलदीप शर्मा का बेटा भी नौकरी बांट रहा था, नीरज शर्मा भी नौकरी बांट रहा था, गोगी भी नौकरी बांट रहा था, इन सबको भूतपूर्व कर दिया। जनता ने देखा है कि जनता ने इन लोगों को भोगा है। 10 साल में इन लोगों ने क्या क्या नाच नचाए थे, क्या क्या इन्होंने कब्जे किए थे, सीएनयू गैंग खड़ी कर दी थी, हजारों करोड़ के घोटाले किए थे। अब इनके जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो उन पर कितने केस चल रहे हैं? वो केस कोई ऐसे थोड़ा ना तो वो संत आदमी है, उन्होंने कर्म ऐसे कर रखे हैं। इनका जो नेता है वो जो धर्म सिंह चौकर है, वो भगोड़े या दान सिंह और भी बहुत से नेता है इनके। एक्चुअल में क्या है, आनंद जी को फोबिया हो रखा है भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं बड़ा सम्मान भी करता हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, लेकिन इन्हें रियलिटी समझनी चाहिए। जनता जनादेश देती है, जनादेश 3 बार दे चुकी है, फिर भी इन लोगों को ये नहीं यकीन हो रहा कि मैं आप लोगों का ना तो इनका संगठन है, 4 महीने से ये लोग एलओपी नहीं बना पाए, 12-13 साल से इनका संगठन का आता पता नहीं है। कोई भी अब अशोक तंवर को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो उसकी गर्दन में घुसे मारे वहां दिल्ली, ठीक है ना। इनका कोई भी प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, जिलाध्यक्ष तक इनके है नहीं, ठीक है। ये बस क्या आते हैं, बावरिया जी ने लिस्ट निकाल दी तो हाईकमान ने वो बदल दी, वहां ने निकाल दी तो बावरिया जी ने विटो कर दिया। तो ये तो आपस की लड़ाई है, इनकी आपस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नजर बनाए रखते हैं क्योंकि जनता के सवाल होते हैं। तो जनता भी इनसे पूछना चाहती है, आपने 3 बार सुपड़ा साफ हो लिया, तो लेकिन आप लोग अभी सुधरने को तैयार नहीं हो, अभी आप ब्लेम कर रहे हो। आज इन्होंने जो पहलवान या जो किसानों का जो इन्होंने फर्जी एक नैरेटिव खड़ा किया था, उसमें पूरी राजनीति करने की कोशिश की इन लोगों ने, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों ने जो राजनीति की वो ओंधे को गिरी,
क्योंकि बागड़ा से लेकर जो राइट तक वो किसान बेल्ट भी है, पहलवान बेल्ट भी है। तो सभी ने एक मुश्त नायब सैनी जी की सरकार को, मनोहर लाल जी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लगातार समर्थन देकर तीसरी बार जिताया है। तो मुझे आशा यही पूर्ण विश्वास है आने वाले निकाय चुनाव जो 2 मार्च को होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करेगी और विपक्ष का सुब्रत साफ होगा। ठीक है, ठीक है। कमल जी कुछ कह रही हैं, उसके बाद जो है मैं आपके पास आ रहा हूँ जो है विनय जी। पहली बात तो ये कि इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने घपलेबाजी करनी है, पहली बात। दूसरी बात, 2 मार्च को चुनाव है, तो 12 मार्च को आपने क्या करना है, मतलब इतने दिन आपने काउंटिंग के लिए किस लिए रखे, क्योंकि घपलेबाजी करनी है, बीच में चुनाव डाल दिया पानीपत का, वो भी क्या मैनिपुलेशन करनी है, क्या आपने सेटिंग करनी है, वो आपको पता है। और दूसरी बात, ये तो वैसे 10-12 दिन ईवीएम की रखवाली कौन करेगा? ये तो चुनाव आयोग की कॉल है। खत्म करने दीजिए प्लीज। आई थिंक 10 दिन जो है ईवीएम की रखवाली कौन करेगा? यही करेगी सरकार, यानी कि बिल्ली की चौकीदारी में चूहों की रखवाली। वो आप समझ सकते हैं क्या होगा। ठीक है, इन्होंने किसानों के लिए कहा, शर्म आनी चाहिए इनको, अन्नदाताओं के लिए खिलाफ बोलते हुए। जो धरने पर थे 7 लेयर बैरिकेडिंग हमने नहीं की थी, खट्टर ने की, जो कह रहा था फटसे से गर्दन काट दूंगा, चंद्रयान में नौकरी दूंगा मैं। ऐसे तो आपके सीएम है। और एक नायब सिंह सैनी ने क्या कहा था जी, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि आपको पता है आप घपलेबाजी आपने करनी, क्योंकि सारी संस्थान चारों जो है हमारे लोकतंत्र के पिलर सारे ध्वस्त कर दिए मोदी और शाह ने, दोनों अपराधी गुजरात के। एक तड़ीपार याद होगा आपको, या मैं याद दिलाऊं? पृष्ठभूमि जाके पढ़ना जरा तड़ीपार की, अमित शाह की। दूसरी बात ये कि रेप करने के लिए जॉब, मोहनलाल बड़ोली जी जॉब की बात करते हैं ना, ये रेप के बदले जॉब दे रहे थे क्या? ऐसे आपका सिस्टम है। आपने कहा 25,000 नौकरियां हमने दी, बात कर रही थी अब 25,000 नौकरियां दी, वो पहले ही ड्यू थी, और उसमें भी सबने ज्वाइन नहीं किया था। आपने डी वालों को सी में कर दिया, सी वालों को बी में कर दिया, ऐसे आपने घपलेबाजी करी है। क्लास 1 और 2 ऑफिसर आपके गुजराती और आरएसएस वाले लगे, आप सुनाई नहीं दे रहे हैं, लगे चुप रहिए, आप चुप रहिए। जनता से प्रेम अगर आपको इतना था तो किसान हमारा धरने पर क्यों था? 3100 बोला था 8 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने जीरी का धान 1 क्विंटल का, और बिकी कितने में? 1800 में। झूठ तो आप दबाकर बोलते हैं, बिगेस्ट झूठी पार्टी, जुमलेबाज पार्टी, चंदा चोर पार्टी। और मैंने बताया हरियाणा में 1966 से 2014 तक कोई दंगा नहीं हुआ था, भाजपा के आते 4 दंगे हो गए। ये कहते हैं जनता का आशीर्वाद, आपने जनता के लिए किया क्या, ये तो बता दो। कोई काम आपके पास गिनाने के लिए होता नहीं है सिवाय अपना महिमा मंडन करने के लिए। इसीलिए मैंने पहली बात यही कही थी कि आप लोग जूते चाटने वाले हैं, आप लोग जूते घिसने वाले नहीं हैं, आप लोग जूते चाटने वाले और अपनी पहचान बना रहे, लेकिन आपको बाद में कोई नहीं पहचानेगा। ये भी मेरी बात याद रखिएगा। दूसरी बात आपको मैं बताती हूँ, आपकी जो जीत होती है यंत्र तंत्र और मंत्र से होती है, ये पक्की बात है। क्योंकि क्या कहा था मोदी ने? कांग्रेस मुक्त भारत। इसीलिए आप बेईमानी करते हैं। चुनाव आयोग ने लिखित में आरटीआई एक्टिविस्ट को दिया कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोटों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो वोट डले हैं। लिखित में दिया चुनाव आयोग ने, वो इस टाइम जो है लिखित में है, रिकॉर्ड में है, सुन लो। और एक बार मैं बता रही थी, एक बस 5 सेकंड और लूंगी। पलवल में गिरी के छोटे से कार्यालय में 50 करोड़ का गबन हो जाता, ठीक है, चले जाते हैं, जिसमें से 85 लाख का प्लॉट लेता है, बाकी 30 लाख कैश कहाँ जाता है? उसी किसी फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। टैक्सी लेते हुए कौन पकड़ा गया था एचपीएससी ऑफिस में? बंगारू लक्ष्मण कौन है? एचकेआरएस उससे बड़ा आपका भ्रष्टाचार का अड्डा। ठीक है राजवीर जी, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा कमल जी की बातों का। लेकिन विनय जी जानना चाहूंगा आपसे जो है जो धरातल के मुद्दे हैं किस तरीके से जो है हावी नगर निकाय चुनाव में होते हुए नजर आएंगे, और आपकी पार्टी किस तरीके से अपने सबसे बड़ा जो है प्रतिद्वंदी समझ रही है? किसे आपने जो है एनालिस करके जो है कौन सी पार्टी को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और जिसे जो है पूरी रणनीति के साथ में घेरने की कोशिश? विनय जी। जी, सबसे पहले आप सभी का नमस्कार, आपके दर्शकों और मेरे प्रवक्ता साथियों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा रोला जी को कि दिल्ली की जीत के लिए मैं बधाई देता हूँ कि 27 साल के बाद उनका सूखा टूटा है और वो कामयाब हो गए, जैसे भी तंत्र का इस्तेमाल करके। और दूसरी बात यह कि एक और बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा मैं कि 3 साल के बाद जो है नगर निगम नगर निकाय के चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं। देखिए, मुझे तो याद नहीं कि पहले कभी ऐसा हुआ हो, थोड़ा बहुत विलम्ब हुआ हो, लेकिन इतना 2-3 साल का विलम्ब, चाहे पंचायत का चुनाव हो चाहे नगर निगम का चुनाव हो, 2-3 साल जो है वो चुनाव नहीं हो पाते। जहां हम
नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वहाँ निकाय चुनाव तक हम नहीं करा पाते हैं समय पर। उसके लिए देखिए बहाना ये दिया जाता है कि भाई परिसीमन होना था, उस पर ऑब्जेक्शन लग गए जी। तो क्या मैं ये मान लूं कि 2029 में परिसीमन होना है लोकसभा और विधानसभाओं का भी, तो क्या मैं ये मान लूं कि वो भी समय से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो और बड़े क्षेत्र होते हैं, वहाँ तो ज्यादा काम होगा। तो वो चुनाव हमारे 2029 के जो है वो 2030-31 तक जा सकते हैं, 32 तक जा सकते हैं, क्या मैं ऐसा मान लूं? तो ये कोई वजह नहीं हुई। चलिए ठीक है, चुनाव हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। और देखिए चुनाव जो है ये अभी मैं दोनों प्रवक्ता साथियों को सुन रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि कोई नेशनल लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें मुद्दों पर बात करनी चाहिए। देखिए चुनाव जो है वो सड़क का चुनाव है, नाली का चुनाव है, सीवर का चुनाव है, पानी का चुनाव है, साफ सफाई का चुनाव है। देखिए ये इसमें कोई शक नहीं है। मैं कमल हांडा जी की ज्यादातर बातों से सहमत हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कह रही है वो गलत कह रही है, चाहे वो चीन की बात हो, चाहे वो कोई भी बात हो, जब प्रधानमंत्री जी का डंका बज रहा हो, वो सारी बातों से मैं सहमत हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि नगर निगम में ये मुद्दे होने वाले नहीं है, चाहे कितना ही डंका कहीं भी बज रहा हो। पहली बात तो बज नहीं रहा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए पार्टी का भी बहुत ज्यादा निकाय चुनावों में नहीं होता है। निकाय चुनाव में जो लोकल उम्मीदवार होता है उसकी कितनी पकड़ है, वो कितना लोगों में लोकप्रिय है, ये बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है। पार्टी मुझे लगता है 50% जो है रोल अदा करती है। और मैं फिर देखिए कह रहा हूँ कि मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, बिना काम के पेमेंट कर दी गई, और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और मैं ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, आप इन्हीं के सरकार में इनके मंत्री कहते हैं। इनके एक मंत्री जो है उधर दूसरे विधायक से मिलते हैं जो चुनकर आए हैं, उनसे कहते हैं, उनका नाम लेकर के कहते हैं तुम तो वही हो ना जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। एक और मंत्री से वो कहते हैं कि भाई आपने 5 साल में क्या किया। देखिए आप सब जानते हैं, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा। तो 10 साल में इन्होंने क्या किया, उसके बाद इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया, भ्रष्टाचार जो है चरम पर रहा। तो ये मुद्दे देखिए रहेंगे। कचरा प्रबंधन, देखिए नगर निगम जो है कचरा प्रबंधन भी उनके हाथ में होता है, और देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे फरीदाबाद से मैं आता हूं, फरीदाबाद में एक नहर पार क्षेत्र के नाम पे जो है, जिसे हम ग्रेटर फरीदाबाद भी कह देते हैं, वो डेवलप हो रहा है, और वो पिछले 10-15 साल से डेवलप हो रहा है। और वहां पर बहुत बड़ी आबादी जो है वो रहने लगी है। वहां पे जो आबादी की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन देखिए अभी भी वहां सीवर की सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, टैंकर से पानी ये दिया जाता है। सीवर नहीं है, इसलिए शटर से जो है उसको सीवर को करके उसको ऐसे ही कहीं डिस्पर्स कर दिया जाता है पानी को। तो देखिए फरीदाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं यदि आप कॉलोनियों को तो छोड़ ही दीजिए, और जो गांव पंचायत इन्होंने 21 ग्राम पंचायत जो है उनको भी उन्हें भी इन्होंने नगर निगम में शामिल कर लिया। जबकि ग्राम पंचायत अपने स्तर पर काम कर रही थी, लेकिन जहां ये पहले ही नगर निगम क्षेत्रों में सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे, इन्होंने उन गांवों को भी, क्योंकि वो मुनाफा दे रही थी, पंचायत से जो कमाई हो रही थी वो मुनाफा अच्छा हो रहा था, तो उनको भी इन्होंने नगर निगम में शामिल कर लिया, और सुविधाओं के नाम पर जो है 0 है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए परेशान है। सड़कें आप देख लीजिए, मैं फिर एक बार बोलता हूँ, फरीदाबाद इनके देखिए 2 मंत्री, मैं कह रहा हूँ मेरे 3 किलोमीटर के दायरे में इनके केंद्रीय मंत्री और एक राज्य के कैबिनेट और राज्य मंत्री, 3 मंत्री रहते हैं। मैं एक मंत्री के घर से अगर दूसरे मंत्री के घर जाऊं तो मैं रास्ते में आपको इतना कूड़ा कचरा दिखा दूंगा, नहर के किनारे इतना कूड़ा कचरा, ऐसा लगता है कि वो डंपिंग यार्ड बन गया है, वहां पर कूड़ा कचरा दिखा सकता हूँ आपको। आप चाहो तो अपनी टीम भेजकर कभी सर्वे करा लीजिए। तो इतनी व्यवस्थाओं की कमी है, इतनी सुविधाओं की कमी है, और कॉलोनी में तो बुरा ही हाल है। बारिश होती है तो वहाँ पानी भर जाता है, गर्मियां आती तो पीने का पानी नहीं मिलता है। ब्रेक के बाद जो है मैं आपकी बात को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा और सुनना चाहूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं आपके कमल जी आपके पास भी आऊंगा, राजवीर जी आपसे भी जवाब लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का समय हुआ है। एक छोटे से ब्रेक पे यहाँ पर मुझे रुकना होगा और जानने की यहाँ लगातार कोशिश के चुनाव में कौन जो है किस पर भारी पड़ने वाला है, लगातार निकाय चुनाव में कौन से मुद्दे जो है प्रमुखता के साथ में यहाँ पार्टियां उठाती हुई नजर आएंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।
भाग्य को सौभाग्य में बदलें, प्रयागराज महाकुंभ पधारें। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में आपकी आध्यात्मिक यात्रा को स्मरणीय बनाने के लिए यहां आपके ठहरने की उत्तम व्यवस्था की गई है। आधुनिक सुविधाओं से लैस लग्जरी टेंट आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहां आपको मिलती है उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन की सुविधा। इन लग्जरी टेंट्स में हवन यज्ञशाला का भी उचित प्रबंध किया गया है, जिसमें आप सपरिवार शामिल होकर अलौकिक और दिव्य वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। बुकिंग के लिए संपर्क करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। एन पॉलिसी एन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मसला में। और लगातार चर्चा प्रदेश के भीतर जिस तरीके से स्थानीय चुनाव हैं और ऐसे में जो है माहौल पूरी तरीके से चुनावी हो चुका है। सारी पार्टियां जो है अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं और जितने भी पदाधिकारी अपने पार्टियों के हैं उनको ड्यूटी सौंप चुकी हैं और बीजेपी और कांग्रेस का कहना है सिंबल के साथ में जा रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों का भी ये कहना है कि अभी हम विचार विमर्श कर रहे हैं। इनेलो भी अब लगातार जो है सिंबल और या विदाउट सिंबल के चुनाव जा रहे हैं। किस तरीके से जो है उस पर लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन तमाम तरीके की ड्यूटियां बढ़ चुकी हैं। ब्रेक से पहले विनय जी आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। और बिल्कुल कमल जी मैं आपके पास लौटूंगा। जी जी, देखिए मैं कह रहा था कि आप जो कॉलोनियां हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, जहाँ सेक्टर्स हैं और प्राइवेट बिल्डर्स का आतंक है। और इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स हो चाहे फ्लैट्स हो, सब जगह देखिए पानी जो है, पानी के कनेक्शंस नहीं है, सीवर के कनेक्शन नहीं है और बहुत बुरा हाल है। और भ्रष्टाचार, देखिए सुविधाएं नहीं दे रहे हैं वो तो ठीक है। और जिस तरह से टैक्स पेयर का पैसा वो भ्रष्टाचार में बिना काम के पेमेंट की जा रही है। और वो तो तब है जब फरीदाबाद में आप देखिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है और FMDA है, स्मार्ट सिटी का फंड अलग से आता है। इतनी संस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर देखिए काम नहीं होता है। और भ्रष्टाचार का मैं आपको बता देता हूँ कि फरीदाबाद, ये खुद सरकार ऐसा कह रही है, उनके अधिकारी ऐसा कह रहे हैं, फरीदाबाद और पलवल जिले में अगर मुझे ठीक से याद है तो 25-30 पटवारियों की लिस्ट जारी की गई नाम के साथ। और उन्होंने वो किस तरह की गड़बड़ियां पिछले सालों 10 सालों में कर रहे थे, किस तरह वो जमाबंदी के नाम पर पैसे ले रहे थे, किस तरह वो रजिस्ट्रियों में पैसे खा रहे थे, ये खुद सरकार और उनके अधिकारियों ने माना है, ये सार्वजनिक है। तो इसका मतलब भाई 10 साल से आप ही की सरकार थी ना, किसी और की सरकार थोड़ी थी। जो आप कह रहे हो कि भाई ये जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो तब आप कहाँ थे? आप तो कहते हैं भाई ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, तो आप सारा कुछ जब ऑनलाइन है तो फिर वो किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे थे? तो देखिए भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहां तक रही बात कि भाई डबल इंजन की सरकार, अरे भाई आप देखिए जब एक इंजन से काम नहीं चलता तो डबल इंजन चाहिए होता है। अब ये कह रहे हैं ट्रिपल इंजन चाहिए, इसका मतलब इनके इंजन बहुत कमजोर हैं, तभी इनको 3-3 इंजन चाहिए रेलगाड़ी को खींचने के लिए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी खुश हो रही होगी कि देखो हमने हरियाणा जीत लिया, हमने महाराष्ट्र जीत लिया और अब दिल्ली भी जीत लिया। मुझे लगता है शायद टाइमिंग भी ये सोचकर चुनाव की रखी गई, 3 साल के लिए डिले किया गया कि हम देखिए मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे, निकाय चुनाव भी जीत जाएंगे। भाई साहब चलिए आप 9.5 साल 70 साल से तो आपने पहले ही खड्डे में डाल दिए।
नायब सैनी साहब के आप 56 दिन की बात करते थे और अब डबल इंजन की सरकार आपकी आ गई। आपके बताइए कितने वादे आपने पूरे करने शुरू कर दिए? क्या आपने जो महिला सम्मान आपने जो राशि है वो देनी शुरू कर दी? क्या आपने 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू कर दिया? ग्रामीण में क्षेत्रों में छात्राओं को आपने स्कूटी देनी शुरू कर दी क्या? तो जब आप कोई वादा आपने पूरा ही नहीं किया आपने डबल इंजन की तीसरी बार की सरकार में भी, तो जनता देखी समझती है ये चुनाव सड़क नाली और साफ सफाई का है, मुद्दों का है। तो इसमें इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसमें टक्कर जो है हम इनको बहुत जबरदस्त देने वाले हैं और हमारी तैयारी है, हमारी बिल्कुल लिस्टें 1-2 दिन में आनी शुरू हो जाएंगी और हमारी मीटिंग चल रही है और हमारे पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है और हम बहुत पहले से इसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन यही बार बार देखिए कभी कौन सी बड़ी पार्टी को आप सबसे बड़ी चुनौती समझ रहे हैं? एक छोटा सा देखिए मैंने पहले भी कहा इसमें देखिए कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी बड़ी चुनौती है या कांग्रेस बड़ी चुनौती है। मैं कह रहा हूँ पहली बात तो पार्टी का जो महत्व इस चुनाव में बहुत कम होता है। आप किस तरह के कैंडिडेट उतारते हैं, किस तरह की छवि है। तो मैं तो देखिए कहता हूँ कि सभी इस तरह से यहाँ पर चुनौती है। कोई ऐसा मैं किसी एक पार्टी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ। चलिए ठीक है, हमारे जी ठीक है। कमल जी एक छोटा सा ही प्रतिक्रिया मैं आपसे लूंगा क्योंकि राजवीर जी के पास जाना है। हाँ जी ठीक है, मैं 2-4 लाइनें ही कहूंगी मैं। इन्होंने कहा हमारे पास चेहरे नहीं है, प्रत्याशी नहीं है। किस मूर्ख ने आपको ये खबर दी कि हमारे पास चेहरे नहीं है? वैसे भी आपके पास सपने नहीं थे। 10 में से नारे 700 पार के थे, 10 में से 6 उधार के थे। सारे 141 लोगों पर चंदा धंधा छापा जो आपने काम किया, 121 लोग आपके अंदर शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं है। 33 युवक जिस तरीके से लाए गए वो हरियाणा के थे, तो हरियाणा का वो एक मुद्दा बनता है। और एक बात और मैं साथ में जोड़ना चाहूंगी कि अमेरिका में कभी किसी हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया किसी के लिए कैंपेनिंग करने के लिए कि अब की बार ट्रम्प सरकार, उसके लिए हवन तक करवाया गया मगर उसने घास नहीं डाली, सीधी सी बात। बाकी महंगाई बेरोजगारी की बात मैंने की, वो भी मुद्दा है। महंगाई कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रही। ये टैक्स पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन इनको जनता से कोई परवाह नहीं है। हर चीज पर टैक्स। अब तो आप तो कपड़े नोचने पर भी आगे की 12% आपने कपड़ों पर भी आपने जीएसटी लगा दी। देखना जरा चेक करना, एनसीईआरटी की वेट करो, एनसीईआरटी की बुक्स पर आपने 20% टैक्स लगा दी। शर्म आती है? एजुकेशन के इतने विरोधी हो आप। यही चाहती है मोदी सत्ता कि मनुवाद आ जाए, पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाए, कोई सवाल पूछने वाला ना हो। और मैं बताना चाहती हूँ कि परिवार पहचान पत्र जो कि परमानेंट परेशानी पत्र बन गया था, उसके ऊपर इन्होंने सैकड़ों करोड़ खर्च किए लेकिन वो मामला बिल्कुल कहीं अभी तक नहीं सुलझ पाया। लोगों की समस्याएं अभी भी नहीं सुलझ रही हैं। वो बहुत बड़ा घोटाला है। प्रॉपर्टी आईडी भी बहुत बड़ा घोटाला है। 5वीं क्लास का पढ़ता हुआ बच्चा 5 लाख कमाते हुए दिखा रहा है। दूसरी बात ये कि जनता 35 घोटाले हुए इनके नगर निगमों के, 35 घोटाले दोस्त। और दूसरा एक टाइलीकरण का भी बताना चाहूंगी मैं। करनाल में, अंबाला में टाइलें उखाड़ के अच्छी कंडीशन वाली 930 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, उसको बार बार उखाड़ कर नई लगा रहे हैं। जब किसी स्थानीय निवासी ने पूछा भैया अच्छी टाइलें हैं आप क्यों इनको उखाड़ रहे हो, कहते भी ISI मार्क नहीं है। तो ये तो कमाल करते हैं। और मैं सिरसा का एक एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी सर। सिरसा में जहाँ ब्रह्म कुमारी उसका आश्रम है, वहां की बात बताती हूँ मैं। वहां पर जो गलियां हैं बहुत सारी ब्रह्म कुमारी के आश्रम के आसपास, एक गली की 2 बार पेमेंट हुई है। एक गली की 2 बार पेमेंट कैसे हुई, क्यों हुई? आप कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार के अलावा आपकी सरकार कुछ नहीं है। भ्रष्टाचारी और जुमलेबाज पार्टी आपकी है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? जो हमने बनाया था वो तो आपने बेच दिया। कोई बता दो, एक कोई आपने प्लांट लगाया हो, कोई उद्योग लगाया हो, कोई लाए हो, निवेश लाए हो, आप जीरो है। आप हर चीज पर, हर चीज में जीरो। कोई 1 इंच आपने मेट्रो बढ़ाई हो, 1 इंच आपने रेलवे लाइन बिछाई हो, कुछ नहीं किया। जो था वो सब आपने जो सत्यानाश कर दिया। जैसे कि कोई हमारा बेटा होता है ना, अय्याश बेटा, माँ बाप की बनाई हुई सारी संपत्ति को उड़ा देता है, बाद में कहता है आपने किया क्या है। वही हाल आपके भाजपाइयों का है कि किया क्या है, हम विकास। इतना प्रचार प्रसार, रेडियो रवांडा सारा दिन आपका प्रचार प्रसार करता रहता है और जनता को गुमराह करने वाले आप हैं, हम लोग नहीं है। झूठ मत बोलो, चोर मचाए शोर वाली बात है। तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, झूठ आप बोलते हैं, हम नहीं बोलते। और बेईमानी भी करते हैं आप लोग, बेईमानी भी दबा कर करते हैं। और आपको शर्म भी नहीं आती कि आपको देश की परवाह नहीं, आपको प्रदेश की परवाह नहीं है, कोई शर्म नहीं आती। कचरा आप चले जाइए गुजर नदी के पास, सर वहाँ पर कचरे का पहाड़ इकट्ठा है। सर मेरी बात खत्म हो जाए जी, कंक्लूड कीजिए मैम। देख के बड़ा दुख होता है मुझे, सच में मेरे को दुख होता है देखकर, क्योंकि वो कुदरत के बच्चे वो भी हैं। उनका भी ध्यान से, उनका गौशालाओं की तो बात बड़ी की थी लेकिन कहाँ गया पैसा, कौन खा गया? कितनी गौशालाएं बनाई आपने? सड़कों की बात ले लीजिए, इतने हिचकोले लगते हैं जब मैं अपने ऑफिस जाती हूँ गाड़ी में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। टूटी हैं सड़कें बुरी कंडीशन में।
इंजौर गार्डन के बाहर 16.5 करोड़ अलॉट हुआ था वो रोड बनाने के लिए, वो किताबों में ही पड़ा है। एमसी उसके ऊपर कुंडली मार के बैठी है। और आपके विधानसभा के लिए 25 करोड़ अलॉट हुआ था, वो उस पर भी कुंडली मार के बैठे, 1 रुपया नहीं निकला। डोमिसाइल आपने खत्म कर दिया हरियाणा का, ताकि बाहर के लोगों को और आरएसएस को और आपके गुजरातियों को आप नौकरी दे सके, जिनको आप क्लास 1 ऑफिसर की जॉब देते हैं या क्लास 2 ऑफिसर की आप जॉब देते हैं। और 800 कंडक्टरों की, वो भी मैं बताना चाहूंगी, वो भी हरियाणा का एक मुद्दा है। अनिल विज ने पहले तो आपसे ही कहा था कि मैं परिवहन डिपार्टमेंट से भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, यानी कि उन्होंने स्वीकारा कि भ्रष्टाचार बहुत है। दूसरी बात, 800 कंडक्टर, उनकी नौकरी पर भी तलवार लटक रही है। आपको जानकारी नहीं होती, कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज डेंजरस, लेकिन नो नॉलेज इज वेरी डेंजरस, जो कि आपको नहीं है। 800 कंडक्टरों के लिए कहा गया कि उनके प्रमाण पत्र वेरीफाई किए जाएंगे, वेरीफाई किए जाएंगे। ठीक है कमल जी जवाब ले लीजिए। कमल जी आप चुप, मैंने समय दे दिया पूरा, और राजवीर जी से जवाब ले लीजिए। एक तरफा बात नहीं बनती है चर्चा में, जो है आप अगर सवाल कर रही हैं तो जवाब भी आप सुनिएगा, क्योंकि जवाब और चर्चा करने में यही होता है कि तर्क के साथ में जवाब लूंगा। जी जल्दी से खत्म कीजिए मैम, 5 सेकंड में, क्योंकि समय मैंने काफी आपको ज्यादा दे दिया है। सर और 5 सेकंड और दे दीजिए, जहाँ इतना दिया 5 सेकंड और प्लीज। जी 800 कंडक्टर्स की जॉब पर मैंने कहा तलवार लटक रही, जिनसे खर्ची पर्ची लेकर इन्होंने नौकरी दी, तब प्रमाण पत्र वेरीफाई नहीं हुए, अब प्रमाण पत्र वेरीफाई होंगे। बाकी जनता का इन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय प्रताड़ित करने से। और करने जाता है किसी के साथ अत्याचार होता है, भर लिया जाता है, उसी की मार कुटाई हो जाती है। गुंडों के ऊपर इतना मतलब उनका दम बढ़ गया, इतना उनका ताकत आ गई, उनमें इतनी हिम्मत आ गई, दिन दहाड़े गोलियां चलाते हैं, फिरौती मांगते हैं, कौन है उनको रोकने वाला? चलिए ठीक है कमल जी ठीक है। राजवीर जी, कमल जी ठीक है, मैं आपके पास अभी समय दे दिया मैंने काफी, और जो है आपने सवाल भी किए हैं तो उनके जवाब भी आप समय रहते ले लीजिए। राजवीर जी आप बताएं कि किस तरीके से, क्योंकि वो लगातार जो कह रही है विकास नहीं किया, जितना भी फंड अलर्ट हुआ है उसका जो है किसी भी कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। राजवीर जी 12 लाख की जो छूट दी है टैक्स पेयर को, वो मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले में 70 से 80% भारतीय आ जाएंगे। ये फैसला बिल्कुल ऐतिहासिक है, और ये फैसला ये माइलस्टोन है। अब चुप करो आप, रही नौकरी की बात। अरे चुप करो, अरे चुप करो, चुप करो, बैठो आराम से, बैठो आराम से, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप चुप करो। तो जो ये नौकरी की बात है, अच्छी बात है, क्योंकि नौकरियों के जो दलाल था उद्धव परिवार था, ठीक है ना, जिन्होंने डी पार्क में बैठ के लिस्टें बनाई है, जिन्होंने मैं अब आप हमारे मुख्यमंत्री को कुछ बोलेंगी और हमारे प्रधानमंत्री को कुछ बोलेंगी तो मैं चुप रहूंगा क्या? मैं प्रशांत दूंगा आपको। इन लोगों ने सीएलयू गैंग खड़ा कर दिया, इन लोगों ने किसानों की जमीनें लूटी, इन्होंने किसानों की जमीनें लूटी, नौकरियों में जो अरे चुप करो, अरे चुप करो, सुनो, अब सुनो, जवाब भी ले लीजिए। सुनो, अब सुनो, कमल जी आप जवाब भी ले लीजिए, जब सवाल किए हैं तो उनका अब सुनो, अब जवाब ले लीजिए, फिर उसके बाद आप जितना बोल रहे हैं वो आप बोल लीजिएगा जब अपने टर्न में। ठीक है, अपने टर्न में बोलिएगा। कांग्रेस के विभिन्न नेता बोल रहे हैं कि कांग्रेस को जेपी पार्टी बना दिया, हाईजैक कर लिया उद्धव परिवार ने, ठीक है ना? अरे छोड़ो ना, मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए घर में बैठा हूँ। तो अभी नौकरियों की बात है, जो डी पार्क में लिस्टें बढ़ती थी, जो लिस्टें डी पार्क में बनती थी वो बननी बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई आप लोगों की। तो 10 साल से जो जनता ने आपको औकात दिखाई है ना, तो ये आने वाले समय में दर्द और बढ़ने वाला है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में भी आप लोगों को मनोहर लाल जी ने जो आप लोगों की सर्जरी की है, वो दस्तों पर याद रखी जाएगी, वो दस्तों पर याद रखी जाएगी। संदीप सिंह का इस्तीफा नहीं जो सर्जरी की है, मोदी जी ने जो हरियाणा में डेवलपमेंट किया है। अरे गौरव जी सुनने वेट को बोलो, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए। कुल मिला के इन्होंने जो इन लोगों के जो कर्म थे उन्हीं कर्मों की सजा हरियाणा की जनता बार बार दे रही है।
ठीक है ना। जैसे आम आदमी पार्टी के कर्म आगे तुम्हारे कर्म भी आएंगे। 7 साल तक देश को लूटा, हरियाणा को लूटा। जैसे आम आदमी पार्टी के कर्म आए ना सामने, जो सीएलयू गैंग खड़ा किया था, आरएसएस के साथ मिलकर, भाजपा के साथ मिलकर जो माहौल बनाया आम आदमी पार्टी ने, देश को बर्बाद कर दिया। अच्छे कॉलेज तो कर्म अपना भुगत रहे हैं ना वो। हॉस्पिटल्स बनाए, कौन सा योजना मोदी जी ने चलाई है हॉस्पिटल का भाई, उससे लाखों हॉस्पिटल का नाम बता, योजना का लाभ बनाया। ठीक है ना। हरियाणा की जनता प्रचार हो जाता है, मतलब हितैषी है। ठीक है ना। हरियाणा की जनता की हितैषी सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार है। आप लोगों ने जो लूट और वोट की दुकानें खोल ली थी, जुमलेबाज पार्टी, वो जनता ने ताला लगा दिया आप लोगों को। भ्रष्ट जुमलेबाज पार्टी, झूठी पार्टी, वोट जमा करो पार्टी, बलात्कारी जोड़ो। जब आपके नेता योगी बोल रहे हैं कि भाई मतलब कांग्रेस ने कब्जा कर लिया, तब आपके मुंह में दही जम जाती है। उनको निकालो पार्टी से। अरे 56,000 करोड़ का कर्जा था, 4.5 लाख कहाँ से हो गया? ये आप लोगों ने दिखाया। तो आने वाला जो चुनाव है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में स्वीप करेगी बिल्कुल। और ये दिखाना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ले रही है। अरे रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ, अरे काउंटिंग के लिए क्यों? सुनो तो, भारतीय जनता पार्टी के हर गिनती के लिए 10 दिन क्यों? चुनाव करवा दिए, जिला अध्यक्षों में चुनाव करवा दिया। आज हमारा हर कार्यकर्ता जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन आपके अंडर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार है। इस परिवार के सभी सदस्य लगे हुए हैं कैसे हरियाणा को नंबर 1 हरियाणा बनाना है, जिसको हमने लूट लिया था, नंबर 1 बना दिया, नीचे कर दिया सारा। आपने कौन सा निवेश लाए? आज हरियाणा का युवा को निवेश लाए? लोग चले गए यहाँ से, जो छापी मारी DCSP लगाने थे वो कहाँ पर? उनको जनता ने आईना दिखा दिया, जनता ने आईना दिखा दिया। टीएपी की आईना आपको दिखाएगी, वक्त आने दो, वक्त आने दो। जूते मार मार के जनता भगाएगी, जूते मार मार के। ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा, जूते मार मार के जनता भगाएगी। जनता ने आपको आईना दिखाया है। मैंने कहा जूते मार मार के, ढूंढ कर मार मार के भगाएगी। बेरोजगार कर दिया, फिक्र मत करो। युवा परेशान नहीं है। युवाओं के लिए बहुत से काम किए गए और किए जाएंगे। 15 लाख जो आपके नेता है वो बेरोजगार हो गए। आपके जो छापी मार गिरोह था वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि पकड़ पकड़ के लीची लगा रहे थे। नौकरी तो मेरिट पे मिलेगी और बिना पर्ची बिना पर्ची मिलेगी। जुबान के धनी नारायण सिंह सैनी जी ने, जुबान के धनी नारायण सैनी जी ने नौकरियां पहली करण से दी थी, पहली करण से। आप लोग तो बात में थे ना, गाँव जाके 50 वोट दे एक नौकरी लो, वो सब धराशायी कर दिया जनता ने। देखा लुटेरे नहीं आने देगी जनता। 2 करोड़ नौकरी देनी थी प्रधानमंत्री ने, तानाशाह ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देनी थी, उसका क्या हुआ? चुनाव में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप लोग यही निपट जाएंगे। लेकिन कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक एक कर बोलेगा। कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी, ना वो गांव में आएगी, ना वो शहर में आएगी, ना देश में, ना प्रदेश में। ठीक है ना। अरे आप ईवीएम में, अरे ईवीएम में दिल्ली में 6 लाख वोट ले गए, ईवीएम में भी आपको 6 लाख वोट, जहाँ आपको 000 आई है। अखंड पप्पू अपने मिली है उनको। आपकी जो बड़ी बड़ी नेता सबकी जमानतें जब्त हो गई, जो टीवी पे बूम करती है आगे जमानतें जब्त हुई आप लोगों की। हरियाणा में भी आपकी जमानतें जब्त होंगी आने वाले समय में। मीटिंग हुई, 22 लोगों को कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा, हरियाली आंसू बहाए। कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा हरियाणा में। जानते हैं कांग्रेस बिल्कुल देश को लूटा, कोमा में जाती है। 4 महीने से आप लोग एमओपी नहीं बना पाए, संगठन खड़ा नहीं कर पाए। आप तुम कौन हो? जनता में जाएंगे, कौन सा मुंह लेके जाएंगे? अरे तुम्हारी जनता में। कमल जी जवाब पूरा कीजिए, उनकी बात को पूरा होने दीजिए। आपको पूरा समय दिया गया, कितना समय मैंने आपको दिया है, उनको बोलने दीजिए। आप लोग, जनता ने आप लोगों को बार बार हराया है और फिर हराएगी आपको जनता। आप लिख लो ये बात, क्योंकि ना तो आपके पास नेता है, ना आपके पास नीति है।
आप सिर्फ एक लूट का गिरोह बना के चल रहे थे। जनता के नाम पे सोच रहे थे जनता आपको वोट देगी। जनता आप लोगों की असलियत पहचान गई। जनता ने आपको आईना दिखाया। जनता ने आपको 37-38 में दिखा दिया। कहाँ 70 सीटें बोल रहे थे आप लोग? ठीक है ना, ये जनता है, जनता सब कुछ जानती है कौन लुटेरा है कौन कमेरा है। ये कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस को लगातार कह रही है कि ईवीएम से वोट न हो, बैलेट पेपर से वोट हो, ये भी मांग कर रही लगातार जो है चुनाव आयोग से संपर्क में। लेकिन चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि नहीं देखिए ईवीएम से ही जो है चुनाव डाले जाएंगे, वोटिंग जो है ईवीएम से ही होगी। गौरव जी, कांग्रेस आज ठिकाना ढूंढ रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है। जनता से इनका कनेक्शन नहीं रहा। अब 4 महीने हो गए ये लोग सिर्फ या तो ट्वीट खेलते हैं ये लोग, या डिबेट में बैठते हैं, या विनय जी करते हैं, कभी रोहतक में। ठीक है कमल जी, ठीक है राजवीर जी हो गया। विनय जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, कमल जी लगातार कह रही है कि देखिए किस तरीके से जो है समय आएगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का आया है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से कहां पर पहुंच गई है, और लगातार जो है कह रही है कि दोनों ही जो है भाजपा के साथ में मिलकर जो है साठगांठ करके जो है बर्बाद कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर सबसे पहले, तो फिर उसके बाद जी प्रूफ के साथ बात करती है कमल हांडा। विनय जी, जो अब तक चल रहा है उस थोड़ा साफ समझ में आता है कि जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर जनता, आपके दर्शक इस डिबेट को देख रहे होंगे तो आपको क्या लगता है कि उनको कुछ मिलेगा इस डिबेट से? जिस तरह की बहस यहाँ चल रही थी, उस बहस में ये उलझा कर रखना चाहते हैं, जनता के मुद्दों की ये बात ही नहीं करना चाहते, ये नाली सड़क सीवर की बात ही नहीं करना चाहते। तो देखिए इससे जनता का कोई फायदा नहीं होने वाला। और यही ये कर रहे हैं देश और प्रदेश में भी, जहां भी इनकी सरकारें हैं, या बीजेपी की है, कांग्रेस की। देखिए जब बीजेपी से सवाल पूछा जाता है उनकी सरकारों से, तो ये नेहरू जी तक चले जाते हैं, ये कांग्रेस के गड्ढों की बात करते हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही चलते रहते हैं जनता की। देखिए हम लोगों ने राजनीति बदली, और कहीं ना कहीं जिनको प्रधानमंत्री जी भी रेवड़ी फ्री का कल्चर जो, लेकिन आपने राजनीति कहाँ बदली? यहाँ कमल जी लगातार डिनाई कर रही है उस चीज से, आरोप लगा रही है कि आपने तो बर्बादी की तरफ एक जो है कदम बढ़ा दिया पूरे देश को बीजेपी के साथ। वो कह रही है कि जहाँ जो कर्म सामने आए। देखिए अभी कमल हांडा जी ने भी कहा, और पिछले अपने वक्तव्य में रोहिला साहब ने भी कहा कि भाई सुपड़ा साफ हो गया दोनों पार्टी का। कांग्रेस का हो गया दिल्ली में, वो तो चलो दिखता है भाई 0 सीट आई, लेकिन भाई आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 2% भी नहीं है पूरा। 2% से कम ही वोट का डिफरेंस है भारतीय जनता पार्टी के वोट में और आम आदमी पार्टी के वोट में। ठीक है, सीटें आपको ज्यादा मिल गई, समीकरण ऐसे बन गए, कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट चले गए। देखिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये सवाल उठा इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए आपकी सीटें ज्यादा आ गई। लेकिन अगर आप वोट प्रतिशत देखो तो हम बहुत नजदीक हैं, और हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ था, कांग्रेस का वोट प्रतिशत बहुत कम, 1% के आसपास कम था। तो ये कह देना कि भाई सूपड़ा साफ हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है। और देखिए अभी भी हमारी सरकार है, और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है भाई। 10-11 साल जनता ने हमें मौका दिया, हमने बेहतरीन काम किया। अब जनता को लगा कि भाई बदलाव करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को भी देख लेते हैं, 27 साल का सूखा इनका टूट जाए, तो उनको मौका दे दिया। हम तो कहते हैं अच्छी बात है भाई, हम विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आप जो भी वादे आपने किए, जो 2500 रुपए महिला सम्मान देने की बात कह रहे हैं कि आरएसएस को पत्र लिखते हैं आप लोग, कमल जी कह रहे हैं। अरे देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ, ये तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों में जो उलझाना चाहते हैं डिबेट को। अच्छा, उलझाना चाह रहे हैं। क्या इससे दर्शकों का कोई फायदा हो गया? मुझे एक बात बताइए, क्या इससे दर्शकों का कोई फायदा हो गया? अब मैं कह रहा हूँ भाई, हम तो हमेशा विधानसभा में भी हम कहा करते थे, आप याद कीजिए कि भाई स्कूल अस्पताल की बात कर लीजिए। हम अभी भी कह रहे हैं कि भाई जनता के मुद्दों की बात कर लीजिए। देखिए, और दूसरी तरफ अभी जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि भाई देखिए विपक्ष मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष मजबूत होगा तो क्या हो गया? अभी राजीव रोहिला जी ने खुद माना कि मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसला 12 लाख तक जो टैक्स रिबेट जो छूट दी है, वो अलग बात है कि ये एक तरफ से डालते हैं, दूसरी तरफ से निकाल लेते हैं। कहीं और टैक्स लगा दिया, कैपिटल गेन पे टैक्स लगा दिया, इंडस्ट्रिएशन खत्म कर दिया, तो जो जितना फायदा वो करते हैं उतना वो नुकसान भी कर देते हैं। लेकिन अब मानिए इस बात को, 10 साल में इन्होंने कोई टैक्स रिबेट नहीं दी, क्योंकि दिल्ली का चुनाव था, 5 फरवरी को वोटिंग होनी थी, और एक मजबूत अरविंद केजरीवाल सामने थे, जिनको हराने के लिए पूरी ताकत इनको लगानी पड़ी। देखिए मजबूत विपक्ष का ये फायदा होता है कि जनता को फायदा हुआ, इन्हें टैक्स रिबेट देनी पड़ी। इसलिए बहुत जरूरी है
कि आम आदमी, और देखिए ये जो कहते हैं कि सफाया हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2013 में इन्होंने कहा था कि भाई भगोड़ा, देखिए एक नैरेटिव सेट किया गया, भगोड़ा अब नहीं आएगा। पहले इन्होंने कांग्रेस ने समर्थन दे दिया ये सोच करके कि समर्थन दे दो, 28 सीटें इनकी आई है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे और ये यहीं खत्म हो जाएंगे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इनको ये पछतावा होगा कि हमने क्यों समर्थन दिया, क्योंकि 49 दिन की सरकार ने जो ताबड़तोड़ काम किए, जो फैसले लिए, उसकी बदौलत देखिए 67 सीट हमारी आई। और अभी भी हमारी एक राज्य में सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। दिल्ली में हम मजबूत विपक्ष है, गुजरात, गोवा और ठीक है। फाइनल कमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, आ रहा हूं मैं कमल जी आपके पास। राजवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट जो है आप अपना दीजिए, फिर कमल जी मैं आपके पास आऊँ। कमेंट को मैं फाइनल बोल रहा हूँ। भाई साहब ने हमें 12 लाख में बोला कि भाई इन्होंने रिबेट देनी पड़ी। 2005 में 1 लाख की भाई लिमिट, 2012 में 2 लाख थी, 2014 में 2.5 लाख थी, हमने उसको बढ़ाकर 5 लाख किया 2019 में। हमने 2023 में 7 लाख किया, 2025 में हमने 12 लाख किया। तो हमने गलत किया क्या? हमने आम आदमी को राह देने का काम किया। तो कोई भी सत्ता सरकार रहे, आए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सरकार रहेगी उसे जनता के लिए काम करना पड़ेगा, जनता के लिए उत्तरदायी है वो। हाँ, जो नहीं करते उनको घर बिठाने का काम सरकार जनता जरूर करते, क्योंकि जनता जनार्दन है। तो आने वाले समय में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी अपनी भूमिका में खड़ा है, और अब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल सारे के सारे निकाय चुनाव में खिलेगा। ठीक है, कमल जी फाइनल कमेंट। ये इनको पता है कि ये बेईमानी करेंगे, पहली बात तो ये हो गई। 12 लाख की जो टैक्स रिबेट की बात है, मैं बकायदा आंकड़े लेकर बैठी हूँ, आंकड़ों के बिना बात नहीं करती। फाइनल कमेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, आप 10 सेकंड में फाइनल कमेंट कर दीजिए। जी सर, बात करने दीजिए ना। अब आपने समय सीमित, समय खत्म होने की घोषणा कर रहा है मुझे जो पाबंदी है। बस 5 सेकंड में खत्म 5 सेकंड में खत्म कीजिए मैम प्लीज। चलिए 10 सेकंड में सही। 12 लाख की जो कह रहे हैं टैक्स रिबेट दे दिए, वो आई वॉश है, धोखा है। वो आम आदमी पार्टी के बंदे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी भी कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, इनको भी सिर्फ सत्ता से ही मतलब है। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी और नेहरू जी होते तो इसमें से 1/4 जो है वो काट लेते हैं। अब मैं बता दूं 12 लाख की वैल्यू क्या थी अगर आप 1960 में चले जाएं। 86 करोड़ 48 लाख 64,865 रुपए थी, और सोने की कीमत 111 रुपए पर तोला थी। सोने की कीमत 1 रुपए की कीमत आती जाती है, आपको जानकारी के लिए बता दूं। दूसरी बात, इंदिरा जी पर आ जाइए आप। इंदिरा जी के टाइम पे वही। चलिए मैम, समय समाप्ति की तरफ चूंकि इजाजत नहीं दे रहा मुझे इससे ज्यादा आगे बढ़ने की। राजवीर जी बहुत बहुत स्वागत जो है आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और कमल हांडा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। विनय यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।